हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोशन कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स। मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसका सिस्टम, सराउंडिंग, देन आपका बाउंड्री कितने टाइप का होता है। हम लोग जो जनरली जो है कौन सा थर्मोडायनामिक्स स्टडी करते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिर से एक्सप्लेन करते हैं और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जनरली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आती है। कौन सा सिस्टम आपको दे दिया जाएगा कुछ पेपर में, कौन सा एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव है। तो याद रखिएगा, जो मास पे डिपेंड ना करे दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कौन कौन सा मास पे डिपेंड करता है वो देख लीजिए। जो मास पे डिपेंड कर रहा है इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पे जो डिपेंड कर रहा है। तो जितना भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो आपका मास पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम, ये सब आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़े थे इंटेंसिव में प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया। ये सब सारा चीज़ जो है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आती है जो सबको डाउट होता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, अगर कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम लोग रेशियो लेंगे तो वो इंटेंसिव होगा। बिकॉज क्यों होगा? क्योंकि मास ऊपर में भी है, मास नीचे में भी है, तो मास मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या होता है, एक्सटेंसिव बिहेवियर नहीं करके वो इंटेंसिव बिहेवियर करता है। और जितना भी आपका है, सपोज डेट मान लीजिए जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सारा वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि पर यूनिट मास हो गया तो मास ऊपर भी, मास नीचे भी, मास मास कैंसिल हो गया। तो जितना भी आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, नॉट एक्सटेंसिव, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक चीज। क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक मतलब अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक इंथैल्पी और इंथैल्पी पर यूनिट मास, तो वो ऊपर में भी टर्म होगा, नीचे भी, तो मास तो कैंसिल हो जाएगा वहां से, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा जो है कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, कोई सिस्टम मतलब प्रॉपर्टीज जो होता है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और एग्जाम में अक्सर आते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन, कोई क्वेश्चन दे देगा, बोला इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप उसमें से चूज करो, और ABCD ऑप्शन दे देगा, आपको निकालना रहेगा। तो ये बेसिक है, ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज आर पॉइंट और स्टेट फंक्शन। अब बोलेंगे ये पॉइंट और स्टेट फंक्शन क्या है? ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन वो है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो करे, स्पेसिफिक पॉइंट पे हो, तो उसको बोल रहे हैं पॉइंट फंक्शन। और जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, जो प्रॉपर्टी स्टेट पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। ये डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमने जाना कि हमारा जो प्रॉपर्टीज होता है आइदर स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। अब हम बताएंगे कौन सा स्टेट फंक्शन होगा, कौन सा पाथ फंक्शन होगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे। लेकिन ये जानकारी आपको चाहिए कि पॉइंट फंक्शन क्या है। पॉइंट फंक्शन पॉइंट पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज हुआ किसी सिस्टम का। ठीक है, तो हम लोग आते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट क्या है? स्टेट होता है एक साइकिल होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक स्टेट होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उसको स्टेट के बारे में। तो स्टेट किसको बोलते हैं? कोई भी सिस्टम जो है उसका जो कंडीशन है ना, कंडीशन वो सेटिस्फाई होगा प्रॉपर्टी के द्वारा। तो जो वो कंडीशन सिस्टम का है वही आपका स्टेट ऑफ सिस्टम है। ठीक है, और अगर
अगर स्टेट का चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। जहाँ पे ज़्यादा आ गया मतलब 1 से 2 हो गया, मतलब वहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। सिस्टम 1 to 2 बोलते हैं ना, स्टेट 1 to 2, तो वो स्पेसिफिक कंडीशन बताता है सिस्टम का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। और प्रोसेस किसको बोलेंगे? जो आपका स्टेट चेंज होगा दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हम लोग को हर एग्जाम में आता है, एक गिब्स फेज रूल होता है जो आप हमेशा दिमाग में रखिए। गिब्स फेज रूल F+P = C+2, ये आपका मैथमेटिकल चीज़ है। इसमें आपका F जो हो गया वो आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको बोल सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड, C नंबर ऑफ कंपोनेंट और P नंबर ऑफ फेज। सपोज दैट आपको एक कंटेनर है, उसमें आपका ऑक्सीजन दिया हुआ है, अब उसको बोलेगा कि उसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, मिनिमम कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन हो गया उसमें फेज कितना हो गया? 1 हो गया। कंपोनेंट कितना? 1 ही है। F+P = C+2 लगा दो, वहाँ से F निकालोगे, F = 2 आ जाएगा। तो ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना चाहिए, वो हमको निकालना आता है। सपोज डेट मान लीजिए कोई कंटेनर में स्टीम भी है वाटर भी है, जैसे आपका स्टीम ड्रम में दोनों चीज़ होता है, स्टीम भी होता है और वाटर भी होता है। तो उसमें फेज कितना हो गया? 2 हो गया। कंपोनेंट तो एक ही है, तो F+P = C+2 लगा दो, वहाँ से F = 1, मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। या एक कंटेनर में आपका आइस, स्टीम, वाटर तीनों है, तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? क्योंकि फेज आपका 3 हो गया, तो F+C = C+2, वहाँ से आप F निकालेंगे तो 0, वहाँ पे आपका मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड 0 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, कितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, या पर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो गिब्स रूल से होगा। गिब्स रूल आपको याद रखना चाहिए, कि हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आती है कि गिब्स रूल का फॉर्मूला क्या है। आपको F+P = C+2, या उसको आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F-C = 2 - P। आप उलट देता है क्वेश्चन वही है, बट उसको क्या है, थोड़ा साइड चेंज कर दिया, ये कर दिया, तो क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स साइकिल के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स साइकिल जो है, जैसे कोई साइकिल है, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आर का सेम है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स साइकिल। माने इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स साइकिल। और किसी प्रोसेस को कोई साइकिल को प्रोसेस को कितना नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा? वो आपका 2 होगा। सपोज मिनिमम आपका 2 नंबर ऑफ प्रोसेस होना चाहिए एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और कोई आपका चेंज इन प्रॉपर्टी है, कोई साइकिल का चेंज इन प्रॉपर्टी, वो हमेशा 0 होता है, बिकॉज प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइकिल और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हम लोग पढ़ लिया कि स्टेट क्या है, सिस्टम क्या, प्रोसेस क्या है। तो अब प्रोसेस भी 2 टाइप का होता है जनरली, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपका कोई प्रोसेस, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे जो रिवर्स डायरेक्शन में आने के बाद भी वो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में सेम हो। जैसे कोई प्रोसेस 1 to 2 गया और 2 to 1 वापस सेम आ गया, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही पता है, रिवर्सिबल मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी उसका क्या होगा, मतलब सेम। अगर 1 to 2 गया तो 2 to 1 विदाउट एनी इफेक्ट विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है दैट इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जितना भी जो हमारा जो इर्रिवर्सिबिलिटी जो है ना, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, वो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है जनरली, ठीक है। और सबसे इफिशिएंट जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने सिस्टम बता दिया, अगर 1 to 2 गया और 2 to 1 आ गया दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। अगर प्रोसेस 1 to 2 गए लेकिन बैक होके नहीं आया दैट इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल। और 100% तो होगा नहीं, उसमें तो फ्रिक्शन वगैरह होगा। तो जितना भी आपका इफिशिएंट प्रोसेस रिवर्सिबल है, लेकिन जितना भी तुम्हारा प्रोसेस दिखेगा वो दैट इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल, बिकॉज हम सेम सिचुएशन में सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेज होगा, और लॉसेज को हमको क्या होता है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना भी
रियल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। हाइपोथेटिकल में कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन रियल में आपको इरिवर्सिबल। अब एक आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्या है भाई? क्वासी स्टैटिक क्या है? क्वासी स्टैटिक का मतलब ही होता है ऑलमोस्ट रेस्ट। जैसे हम लोग स्लोली मैनर में, वेरी स्लोली मैनर में हम लोग क्या स्मॉल ग्रेडियंट में कोई प्रोसेस को कैरिड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और जितना भी हर जगह आता है रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? जो फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब स्मॉल इंटरवल में, मान लो कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे 10 केजी का रखा, 20 केजी रखा, 30 केजी रखा, स्लोली मैनर में रखते, 1-1 किलो करके रखते गए और उसको स्लोली मैनर में निकालते गए। तो जो हमारा प्रोसेस 1 to 2, मान लो 1 केजी में 10 किलो मास था, फिर धीरे धीरे चेंज किया, मास चेंज करते 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 हम लोग प्रोसेस 2 पे आए और धीरे सडनली मास स्मॉल ग्रेडियंट का मास ऐड किए और स्मॉल तरीका से उसको हम लोग क्या किए, मास को रिप्लेस किए, तो वो सिस्टम 2 to 1 में आ गया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? स्मॉल ग्रेडियंट स्मॉल मैनर में कोई प्रोसेस अगर कैरिड आउट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और जितना भी फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज, ऑप्शन दे देगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जो फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग लॉ। तो लॉ कितने टाइप का? लॉ जनरली 4 टाइप का है। थर्मोडायनेमिक्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही ये मतलब टॉपिक है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बिना थर्मोडायनेमिक्स का एग्जिस्टेंस नहीं है और हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब लॉ आते हैं, कितना टाइप का लॉ है? तो जनरली हम लोग का 4 टाइप का लॉ होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये बाद में आया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बाद में आया, पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आया, उसके बाद आपका इसको थर्ड लॉ नाम नहीं दे सकते थे, इसलिए इसको जीरोथ लॉ नाम दे दिया। इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। सपोज दैट, इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है? अगर ए बी सी एक बॉडी है, वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बी सी ए, ओके। सो अगर व्हेन अ बॉडी ए इज इक्विलिब्रियम विद थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी विद सी, देन ए एंड सी आर बोथ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब अगर ए बी सी 3 बॉडी है और ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमको बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से 2 चीज़ पढ़ने का, एक लॉ जानने का, लॉ क्या बोलता है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये टेम्परेचर का है, ये भी जानकारी लेने का। और ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि जीरोथ लॉ क्या है और जो हमारा जीरोथ लॉ है किसके ऊपर बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो ये जनरली बेस्ड है हमारा टेम्परेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। और हम लोग टेम्परेचर को किस से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वगैरह है, थर्मोमीटर का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, ठीक है। जनरली रेजिस्टेंस थर्मोजिस्टर होता है, उससे मेजर करते हैं, ठीक है। थर्मोकपल से हम लोग क्या मेजर करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, उससे हम लोग क्या ये करते हैं, उसमें किस चीज़ का, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में हम लोग मेनली प्रेशर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। उसी तरह से कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर में क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम रोल प्ले करता है। इसका एक आता है ईएस वगैरह में आता है कि मैच करने के लिए थर्मोमिस्टर, थर्मोकपल, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, वो किसके साथ, उसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ये क्वेश्चन बनता है और इसको हम लोग ये कर चुके हैं, इसको करने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो टेम्परेचर स्केल हुआ, अगर टेम्परेचर कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दे दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 273.15
ऐड करते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट होता है। तो ये आर्बिट्री चीज़ है। अगर 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम के लिए, सॉरी आइस के लिए हमारा जो आर्बिट्री टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपका स्टीम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 273.15 हमारा ये ऐड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा 9054 से पहले टेम्परेचर मेजरमेंट को हम लोग अलग तरीक़ा से यूज करते थे। ठीक है। कैसे यूज करते थे? 2 पॉइंट लेते थे, एक स्टीम पॉइंट 100 डिग्री और एक आपका आइस पॉइंट। अब एक रिलेशन जो है लीनियर रिलेशन लगाते थे, T इक्वल टू AP प्लस B। ठीक है। वहाँ पे आप टेम्परेचर को रख दो, ए बी 2 इक्वेशन आएगा, 2 अननोन है, वहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे ए और बी का वैल्यू और उसको डाल देते थे। वहाँ से हम लोग को रिमेनिंग प्रॉपर्टी निकल जाता था जो हमको निकालना था। लेकिन 1954 के बाद टेम्परेचर मेजरमेंट का तरीका चेंज हुआ। वो क्या हुआ? एक सिंगल फिक्स टेम्परेचर है। ठीक है। एक सिंगल, इट इज़ बेस्ड अपॉन द सिंगल फिक्स टेम्परेचर, हाँ, और इसी को ट्रिपल पॉइंट ऑफ मैटर भी बोलते थे। ठीक है। अब ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में कोई आया डिफरेंस है? ट्रिपल पॉइंट में हमारा जो तीनों फेज है, जनरली जो 3 फेज होता है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो तीनों को एग्जिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम में होता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे जो वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस जो बोलते हैं, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। अगर केल्विन में कोई पूछे 273.16 केल्विन, ये होता है आपका ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। अब हमको ट्रिपल पॉइंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि PV इक्वल टू MRT लगाइए, वहाँ से आप आप एक C का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है। क्योंकि V हमारा कांस्टेंट है, 1954 के मेजरमेंट में हमारा V कांस्टेंट है, तो V को कांस्टेंट किए, वहाँ से मैं C निकाला, और ट्रिपल पॉइंट के लिए PTP/TTP, वहाँ से जब फॉर्मूला निकालेंगे तो T इक्वल टू 273.16 P/PT। तो ये जब अब टेम्परेचर निकालने का ये तरीका, पहले लिनियर वेरिएशन था, उसमें हम लोग जो y इक्वल टू mx प्लस c जो लगाते हैं उससे पहले, लेकिन अब निकालने के बाद उसका चेंज हो गया, और हम लोग जो है ट्रिपल पॉइंट वाटर का असाइन करते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में बोलेंगे 273.16। तो आइडियल गैस थर्मोमीटर आर द इंडिपेंडेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑल आइडियल गैस बिहेव द सेम, ऑल आइडियल गैस बिहेव द सेम। अब इससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हम एक सेशन प्रॉब्लम का लेंगे, प्रॉब्लम का हम कराएंगे, उसमें जो ES का जो क्वेश्चन है, गेट का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम इसमें कवर करेंगे, और एक न्यूमेरिकल सेशन हम लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, हैं, एनर्जी इंट्रैक्शन, जिसमें हम लोग वर्क और हीट ट्रांसफर जानेंगे, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, एनर्जी इंट्रैक्शन, वर्क और हीट का, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक प्रॉब्लम जो हम लोग थ्योरी जो हम लोग पढ़े, उसका एक प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे, और सारा ES और गेट का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट से हम लोग पढ़ेंगे वर्क और हीट इंट्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें थर्मोडायनामिक वर्क क्या है, हमारा वर्क का कन्वर्सन कैसे होता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे, हैं, हम बहुत ही अच्छे से कंटेंट देंगे, और आप क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको गेट से पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, आप लोग तहे दिल से जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए। कल हम लोग जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसका हम लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनर्जी इंट्रैक्शन का क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much guys. Please subscribe my channel, and please like and subscribe my channel and share to your friend. Thank you so much.